हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में हम राइटफैक्स सर्वर 16 EP6 उसको कैसे इंस्टॉल करते हैं स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको राइटफैक्स कैसे इंस्टॉल करते हैं मदद करेगा 100%। तो गाइस यहाँ पे देखिए, हम आगे बढ़ते हैं इसमें। तो राइटफैक्स सर्वर का अगर हम कॉन्सेप्ट समझना चाहें तो बहुत ही सिंपल है। राइटफैक्स एक सर्वर है, जैसे एक्टिव डायरेक्टरी सर्वर होते हैं, ओके। और हम इसको फैक्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो राइटफैक्स सर्वर जो है वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक सॉफ्टवेयर है बेसिकली, ठीक है। और वो कंप्यूटर पे हम इसको इंस्टॉल करते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन है हार्डवेयर का और सॉफ्टवेयर का, दोनों मिलकर काम करते हैं। और इस सर्वर की मदद से हम बहुत सारे काम कर सकते हैं फैक्स से रिलेटेड, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। सेंडिंग रिसीविंग कर सकते हैं, सेंड रिसीव कर सकते हैं फैक्स को, और उसको मैनेज कर सकते हैं, डेटाबेस मैनेज कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं डॉक्यूमेंट इनटू इमेजेस, सिग्नेचर ऐड कर सकते हैं, ओवरलेइंग फॉर्म लगा सकते हैं, और लॉग्स मेंटेन कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं फैक्स, और कवर शीट वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। तो ये सब हम इस सॉफ्टवेयर की मदद से कर सकते हैं, और ये सॉफ्टवेयर की मदद से संभव है। तो बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर, लाइक और कमेंट ज़रूर करें, ताकि मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहे। तो गैस यहाँ पे देखिए, ये तो बेसिक चीज़ें थी, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले आपको क्या है, इसे इंस्टॉल करना है। तो सबसे पहले आपके पास में इसकी सेटअप फाइल होना चाहिए, प्रोग्राम होना चाहिए, सॉफ्टवेयर होना चाहिए। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, आप ओपन टेक्स्ट की वेबसाइट पे जाएंगे, opentext.com पे। यहाँ पे आप अपनी आईडी से लॉगिन करें, और लॉगिन करके यहाँ पे अपना अकाउंट क्रिएट करें। अकाउंट क्रिएट करने के बाद में आप इसमें जाएं, यहाँ पे होता है माय सपोर्ट का ऑप्शन होता है, ठीक है। एक माय सपोर्ट का ऑप्शन है, मैंने ऑलरेडी उसको क्लिक कर दिया है। तो ये देखिए, ये माय सपोर्ट है, ये मैं उसमें गया हूँ माय सपोर्ट में। और उसके बाद में फिर यहाँ रिसोर्सेज, ठीक है, रिसोर्सेज पे जाना होता है। रिसोर्सेज पे जाके डाउनलोड पे जाएंगे। डाउनलोड पे जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो ये हमें अगले पेज में यहाँ पे लेके आता है, ये विंडो पे। तो आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं कि आपको क्या चाहिए, फिर आप इस राइटफैक्स पे क्लिक करें तो आपको इस पेज पे ये लेके जाएगा। तो इस पेज पे अगर आप देखते हैं तो आपको यहाँ पे राइटफैक्स के बहुत सारे वर्जन मिलते हैं। तो यहाँ से आप एक डाउनलोड कर लें, और यहाँ पे देखिए राइटफैक्स EP6 है, ये मैंने डाउनलोड किया है और इसी को हम इंस्टॉल करेंगे। तो सबसे पहले आपको ये चीज़ें आपके पास होना चाहिए, ये बेसिक रिक्वायरमेंट है। उसके बाद में कॉन्फ़िगरेशन का पार्ट आता है। तो इसके लिए बहुत सारी कुछ रिक्वायरमेंट है। मेरे पास एक था, कहाँ गया, एडमिनिस्ट्रेटर गाइड है, मैं यूज़ कर रहा हूँ। ये है शायद, एक मिनट, ये वाला नहीं है। एक मैंने लास्ट वीडियो में भी दिखाया था। एक मिनट, मेरे को ढूंढना पड़ेगा वो। ये 20 है, ये इंस्टॉलेशन गाइड है। मैं इसको फॉलो करते जाता हूँ और बहुत ही आसान हो जाता है। तो इसके लिए मैं इसको आपको दिखता जाए, इसलिए भी मैं इसको यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ, और काफ़ी अच्छा है ये। तो देखिए, सबसे पहले इसमें क्या है, पूरा स्टेप अवेलेबल रहेगा यहाँ पे, क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है, क्या रिक्वायरमेंट होती है। तो सबसे पहले हम यहीं पे देखेंगे राइटफैक्स। मैंने आपको एक ही सिंपल स्लाइड में बता दिया कि भाई राइटफैक्स का क्या मतलब है यहाँ पे, और क्या कॉन्सेप्ट है करके, इसको क्यों इस्तेमाल करते हैं। तो वही चीज़ें लिखी हैं यहाँ पे। अब जब हम राइटफैक्स को इंस्टॉल करते हैं तो इसको क्या है, देखिए, ये है, यहाँ पे जाता है सी में, जाता है सी ड्राइव, प्रोग्राम फाइल्स, और 32 बिट वाले पे एक राइटफैक्स का फोल्डर क्रिएट होता है, ठीक है। और इसके बाद में एक हमको देखना पड़ता है कि ये फिर 64 बिट वाले प्रोग्राम फाइल पे ना चला जाए। तो उसका, इसका कहने का मतलब क्या है, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। अगर आप यहाँ जाते हैं अभी, ये वर्चुअल मशीन पे, ये वाली वर्चुअल मशीन हम इस्तेमाल करेंगे। ये मैंने एक रिमोट मशीन यहाँ पे कनेक्ट करके रखा है, और इसी पे मेरा VMware चल रहा है, ठीक है। इसी पे हम इंस्टॉल करेंगे। तो उसके बारे में भी बताऊंगा कि वो कैसा कैसा मैंने क्या क्या किया है। तो आप यहाँ पे देखिए, ये वाले पे जाना चाहिए। तो यहाँ पे अभी कोई राइटफैक्स का कोई फोल्डर नहीं है।
और ये इस वाले पे नहीं जाना चाहिए, जाना चाहिए तो ये 32 बिट वाले पे जाना चाहिए। ठीक है गाइस, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है। एक दूसरा, यहाँ पे कुछ इसकी सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर रिक्वायरमेंट होती है, तो अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपके पास में देखिए, अगर इंस्टॉल कर रहे हैं तो आपके पास में तो ये सर्वर होना, और सर्वर में ही ये सब मिल जाता है, क्लाइंट भी मिल जाता है, सर्वर भी मिल जाते हैं, जो भी रिक्वायर्ड चीज़ें हैं, प्री रिक्वेस्ट हैं, वो सारी इसमें मिल जाती है। ठीक है, तो आपको उसको डाउनलोड करना है। और आप इसको कहाँ इंस्टॉल कर सकते हैं, यहाँ पे भी लिखा है कि आप इस वेबसाइट पे जाइए और यहाँ से अकाउंट बना के इसको डाउनलोड कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हैं, अपग्रेड, पैचेस और डॉक्यूमेंटेशन। इसके बाद में देखिए आप इसको किस पे इंस्टॉल कर सकते हैं, विंडोज सर्वर 2019 पे, सर्वर 2016 पे इंस्टॉल कर सकते हैं। इसकी जो मिनिमम हार्डवेयर रिक्वायरमेंट है वो है कि ये 2.6 गीगाहर्ट्ज़ और हायर इसका प्रोसेसर होना चाहिए, कम से कम 1 GB रैम और 10 GB फ्री स्पेस होना चाहिए। और ये स्पेस के अलावा और भी आपके पास में स्पेस होना चाहिए, ताकि जो आपके डॉक्यूमेंट है वो कन्वर्ट होके एक 35 KB 35 KB के हिसाब से डॉक्यूमेंट सेव होते हैं हमारे, तो उसके लिए भी अलग से स्पेस होना चाहिए। तो ये बेसिक रिक्वायरमेंट है, और जो इसके लिए रिकमेंडेड है, ठीक है, रिकमेंडेड ये है कि आप 3.6 या और हायर पेंटियम का कोई प्रोसेसर होना चाहिए आपके कंप्यूटर सर्वर पे, हार्डवेयर पे। 2 GB रैम और 10 GB फ्री स्पेस होना चाहिए। CPU ड्यूल CPU होना चाहिए। DVD ड्राइव क्यों, अगर आप इंस्टॉल करने के लिए CD इस्तेमाल कर रहे हैं, DVD इस्तेमाल कर रहे हैं, तो जब तक ड्राइव नहीं रहेगी आप लगा ही नहीं सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपको क्या है, देखिए यहाँ पे IIS इंस्टॉल करना पड़ता है। ठीक है, और उसके बाद में एक सर्विस अकाउंट भी आपको चाहिए होता है, लोकल एडमिनिस्ट्रेटर ग्रुप का मेंबर होना चाहिए वो। ठीक है, और इस तरीके से आप इसको सेट करना पड़ता है। और कुछ रिजर्व पोर्ट होते हैं, कुछ अपडेट फॉर यूनिवर्सल सी रन टाइम, ये सारा इंस्टॉल करना पड़ता है पहले। उसके बाद में ये आप देख सकते हैं, ये सारा का सारा रिक्वायरमेंट है। एसक्यूएल सर्वर चाहिए होता है हमें। ठीक है, और इस तरीके से ये बेसिक रिक्वायरमेंट है। और मुझे यहाँ पे एक चीज़ चेक करना था, मैं इसको एक बार लॉग ऑफ करता हूँ, साइन आउट करता हूँ, और मुझे इस पे देखना था कि मैं इसके इसको साइड करेंगे थोड़ा, लोकल एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट पे लॉगिन कर पा रहा हूँ क्या, तो यहाँ पे जाएंगे हम, हो पा रहा है क्या ये, तो इसका नाम होगा विन, और ऐसे देखते हैं, चेक करते हैं कुछ मिलता है क्या। सर्वर का नाम क्या है मालूम नहीं। ठीक है, तो मैं भूल गया एक्चुअली उसको हम लॉगिन करके चेक कर लेंगे। ये वाले पे यहाँ पे आ जाएगा, अपना यूज़र नेम डाल के देख लेंगे क्या नाम दिया है मैंने सिस्टम का, वो थोड़ा सा वेरीफाई करना है। एक विन एडी दिया है। ठीक है, विन एडी पे हम लॉगिन करने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये मेरा एक्टिव डायरेक्टरी भी है, इस पर लॉगिन होगा नहीं होगा वो एक चीज़ आपको क्लियर हो जाएगा। लोकल एडमिनिस्ट्रेटर से मैं इसको लॉगिन करना चाह रहा हूँ, तो ये विन हो गया, -AD हो गया, और ये इसका स्लैश लगा दिए हमने, एडमिनिस्ट्रेटर डाल दिए, और इसका पासवर्ड डालता हूँ, स्पेलिंग सही है, एडमिनिस्ट्रेटर। अब इसका पासवर्ड, तो ये यहाँ लॉगिन नहीं होगा एक्टिव डायरेक्टरी पे। ठीक है, तो कोई बात नहीं, हम यही अकाउंट इस्तेमाल करेंगे इसके लिए। और यहाँ पे तो ये बेसिक रिक्वायरमेंट है। ठीक है, इसके नीचे और जाते हैं तो ये एसक्यूएल वगैरह कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। ठीक है, इनकी परमिशन के साथ में। और थोड़ा नीचे जाते हैं तो देखिए यहाँ पे ये हम इसको AWS, अज़ूर हाइपर-V और सिजेंट्रिक VMware पे भी इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है ये। और अब इंस्टॉल करने के लिए देखिए हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है, तो हम इंस्टॉल करते हैं उसको।
अब ये मेरा हमने ले लिए वर्चुअल मशीन, ओपन कर लेंगे हम VMware, और ये रहा सर्वर, इस पर लॉगिन करता हूँ मैं। तो गाइस देखिए, जो सारी चीज़ें मैंने बोला था कि हमको ये इंस्टॉल करना है, वो मैंने सब इंस्टॉल करके रख लिया टाइम बचाने के लिए, ठीक है। तो आप उसको कंट्रोल पैनल से वेरीफाई कर सकते हैं, क्योंकि अगर मैं फिर से इंस्टॉल करूँगा तो काफ़ी टाइम लग जाता है। कंट्रोल पैनल, कंट्रोल पैनल की ऐप ओपन क्यों नहीं हो रही? टूल्स में चले जाते हैं, कंट्रोल पैनल, यहाँ पे भी नहीं दिख रहा, यहाँ पे आना चाहिए कंट्रोल पैनल बराबर, नहीं आ रहा है तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ गया है इसमें। ओके, यहाँ से हम देखते हैं ऐड एंड रिमूव प्रोग्राम पे जाते हैं। ये तो कुछ अलग ही दुनिया में चला गया मैं। प्रोग्राम एंड फीचर्स, ये आ गया, ठीक है, कहीं से तो आया। देखिए यहाँ पे सब इंस्टॉल्ड है, ये क्रिस्टल इंस्टॉल्ड है, और ये माइक्रोसॉफ्ट VSS राइटर है, SQL सर्वर है, और ये सारी चीज़ें इंस्टॉल कर दिया है मैंने। इंटरऑपरेबिलिटी है ये प्राइमरी, तो ये सब हमें इंस्टॉल करना पड़ता है ये सर्वर इंस्टॉल करने से पहले। और चीज़ें दिखाता हूँ अब ये मुझे मिली कहाँ से। तो इसके लिए क्या किया है मैंने, इसको माउंट किया है, ठीक है, माउंट। और एक चीज़ बता दूँ मैं, ये सेटअप है, ये सेटअप मैंने डाउनलोड किया हूँ। यहाँ पे देखता हूँ मेरा हार्ड डिस्क कनेक्ट है कि नहीं। अभी हार्ड डिस्क कनेक्ट नहीं है, मैं मेरा ड्राइव कनेक्ट करता हूँ, उससे पहले इसको निकाल देंगे। इंजेक्ट, देखिए ये ड्राइव में मेरा वो रखा हुआ है डाउनलोड करके फाइल, ये वाला हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। इसको एक्सट्रैक्ट कर लिया है मैंने, यहाँ पे ओपन किया तो इस तरीके से आया। अब इसको माउंट कर लिया मैंने, ये वाली फाइल को, इस वाली फाइल को माउंट कर लिए। तो यहाँ पे ये इतने सारी चीज़ें हैं, ये सब इंस्टॉल कर दिया है मैंने। तो ये आपको भी इंस्टॉल करना है ये सब, इसमें से कुछ भी छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। जितनी भी चीज़ें हैं, यहाँ SQL सर्वर है, ये है, और ये क्रिस्टल ये है, तो ये सारी चीज़ें इंस्टॉल करना पड़ता है। तो टाइम बचाने के लिए मैंने उसको पहले इंस्टॉल कर लिया है। अब हम सीधे इसमें जाके जो मैंने माउंट किया है उसको प्रोग्राम रन कर लेंगे यहाँ से, ये वाला इंस्टॉल करने के लिए। तो देखिए सेटअप चालू हो गया है, अब ये जाएगा यहाँ पे, यस कर दो इसको। ऑलरेडी रनिंग, हाँ ये आ गया। अब इसको नेक्स्ट करेंगे, इसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे, इसको क्लिक करेंगे। देखिए एक टिपिकल है, और आप ये कस्टम भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो टिपिकल में जो रिक्वायर्ड है वो इंस्टॉल हो जाता है, आप कस्टम में सिलेक्ट कर सकते हैं कि भाई आपको क्या क्या इंस्टॉल करना है। तो मैंने एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स, राइटफैक्स सर्वर मॉड्यूल जिसके अंदर कन्वर्टर है, राइटफैक्स ऑटो रिप्लाई है, और ब्रुक रूट फैक्स ड्राइवर्स हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या इंस्टॉल हो जाएंगी, इसको नेक्स्ट करेंगे हम। तो देखिए यहाँ पे इसका समरी आ गया कि आपको कुछ भी इसमें प्रॉब्लम नहीं है।
जो बाकी चीज़ें हैं वो खुद ब खुद इंस्टॉल हो जाएंगी, और बाकी जितनी चीज़ें थी ये सब मैंने इंस्टॉल किया है। क्लिक कर देंगे नेक्स्ट। ये 3 स्टेप का प्रोसेस है, 1 2 3। पहले प्रिपेयर करना पड़ता है, फिर इंस्टॉल, फिर कॉन्फ़िगर। तो यहाँ पे ये माइक्रोसॉफ्ट मैसेज क्यूइंग को इंस्टॉल करने के लिए बोल रहा था, इसको हम क्लिक करेंगे। अब कोई हमने ऑलरेडी हमारे पास एसक्यूएल सर्वर इंस्टॉल कर लिया है तो उसको हम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, या तो यहाँ से इंस्टॉल भी कर सकते हैं। तो हमने पहले ही उसको मैंने इंस्टॉल कर लिया है, तो मैं इसको ये ऑप्शन सेलेक्ट कर रहा हूँ। और ये पोर्ट है, ये रिजर्व पोर्ट है, इनको ऐसे ही छोड़ के आप नेक्स्ट कर देंगे और ये इसको अप्लाई कर देंगे। तो देखिए ये कुछ कुछ इंस्टॉल होना शुरू हो गया है। तो ये इंस्टॉल हो रहा है, थोड़ा टाइम भी लगता है इसमें। तो यहाँ पे आप नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे और देखिए ये जा रहा है 32 वाले पे सी ड्राइव में। आपको यहाँ पे वेबसाइट कॉन्फ़िगर करना है तो आप डिफ़ॉल्ट को सेलेक्ट करके कॉन्फ़िगर वेबसाइट कर देंगे और फिर से अप्लाई पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे ये प्रोडक्ट सूट इंस्टॉल हो रहा है। यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना होता है, सर्विस अकाउंट। तो जब हम सर्विस अकाउंट क्रिएट करते हैं तो जनरली वो एक यूज़र अकाउंट होता है, तो उसे क्या है हम एडमिनिस्ट्रेटर ग्रुप का मेंबर बना देते हैं। और उस यूज़र को अगर अभी तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक्टिव डायरेक्टरी भी मेरा यही सर्वर है, ये इसमें मैंने ये इंस्टॉल किया है एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विस IIS। तो एक ही सर्वर में इंस्टॉल यूज़ कर रहा हूँ। आप क्या है दूसरा सर्वर, अगर एक एक्टिव डायरेक्टरी और एक और दूसरा सर्वर इस्तेमाल करते हैं तो जो दूसरा सर्वर रहेगा उसका लोकल एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट का वो मेंबर होना चाहिए, वो सर्विस अकाउंट का। लेकिन मैं यहाँ पे क्या है एक्टिव डायरेक्टरी का ही डोमेन यूज़र इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो मैं मल्टीपल यूज़र यहाँ पे क्रिएट नहीं किया है मैंने। तो एक चीज़ का आपको ध्यान रखना चाहिए, तो जो लोकल एडमिनिस्ट्रेटर ग्रुप है उसका मेंबर बनाइएगा, अगर आप दो वर्चुअल मशीन या 2 कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे हैं तो। अभी हम ये इंस्टॉल किए, उसमें है तीसरा ऑप्शन रहता है कॉन्फ़िगर। तो देखिए फिर से आपको यहाँ नेक्स्ट करना है, और ये यहाँ पे ये सर्विस अकाउंट की बात कर रहा हूँ मैं, इसको टेस्ट भी करना पड़ता है। जैसे कि देखिए टेक्स्ट किया तो मैंने अकाउंट सेटिंग्स आर वैलिड, ठीक है। अभी इसको मैं एक चीज़ दिखाता हूँ, इसको नेक्स्ट करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे अभी ये क्रिएट न्यू न्यू राइटफैक्स डेटाबेस कर रहा है, तो मैंने न्यू क्रिएट कर दिया क्योंकि पहली बार कॉन्फ़िगर करना है। अब ये SQL कनेक्शन दिख रहा है कि कोई नेटवर्क में कोई सर्वर है क्या, तो नेटवर्क में कुछ नहीं है अभी। लोकल है क्या, ये लोकल है, ओके कर दिए। अब इसको भी हम टेस्ट करते हैं कनेक्शन। तो ये क्या करता है देखेंगे, यहाँ कोई एरर आ रहा है क्या। यस, यहाँ पे इतना सारा एरर आ गया, इसका क्या मतलब है, जो एसक्यूएल है उसकी सर्विस एसक्यूएल चालू नहीं हुआ है बराबर से, इधर सर्विसेज बंद पड़ी है। तो आप यहाँ पे एसक्यूएल देखेंगे, ये देखिए एसक्यूएल एक्सप्रेस बंद है। तो हमने उसको स्टार्ट कर दिया। स्टार्ट करने के बाद में फिर से इसको टेस्ट करेंगे। तो देखिए ये
वॉज मेड सक्सेसफुल आ गया। अब नेक्स्ट करते हैं। ठीक है, ये राइट फैक्ट्स का एक डेटाबेस क्रिएट हो रहा है। अब इसको भी हम फिर से एक बार चेक करेंगे। तो यहाँ पे अगर कोई एरर आता है तो ये सर्विस अकाउंट के कारण आता है। ये भी सक्सेसफुल आना चाहिए मोस्ट ऑफ टाइम। अगर नहीं आ रहा है तो वो सर्विस अकाउंट का प्रॉब्लम हो जाता है। अभी इतना टाइम नहीं लगना है, यहाँ पे सर्विस अकाउंट का एरर आएगा कि एसक्यूएल नॉट कनेक्टेड करके देखिए आ गया हो। तो इस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं, आपको बैक जाना पड़ेगा और यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे आप कोई ये आपका जो मैं डोमेन का यूज़र इस्तेमाल कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि मैंने कोई दो मशीन इस्तेमाल नहीं करी है। तो ये मैं डोमेन के एडमिनिस्ट्रेटर को ये दे रहा हूँ कि भाई आप मेरा सर्विस अकाउंट हो करके। तो इसको मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। तो वो चेक करेगा कि ये क्रेडेंशियल सही है कि नहीं है। वैलिडेटिंग सर्विस अकाउंट सर्विस क्रेडेंशियल्स, तो वो सही है इसलिए आ गया। ये नेक्स्ट है, फिर इसको फिर चेक करेंगे तो ये भी सही है, इसको फिर नेक्स्ट कर देंगे। अब ये दो डेटाबेस हो गए वहाँ पे, इसलिए इसको कोई दूसरा नाम दे देते हैं। अब ये कनेक्शन टेस्ट करते हैं। देखिए ये बराबर आ गया। तो वहाँ पे एक एरर आ सकता है, इस चीज़ का ध्यान रखें और इसको नेक्स्ट कर देते हैं। अब इसको क्या है, एक्टिवेट करना पड़ता है। तो अगर आपके पास की है तो आप इस की इस्तेमाल करके इसको एक्टिवेट कर सकते हैं, या तो फिर आपको इसको क्या है इवैल्यूएशन वर्जन आप इसको एक्टिवेट कर सकते हैं। तो उसके लिए भी आपको की को एक्टिवेट करना होता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको ईमेल आईडी देनी पड़ेगी और आपके लैपटॉप कंप्यूटर पे इंटरनेट एक्सेसिबल होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, तो ये तो मेरे को एरर आ गया इधर से। तो मैं यहाँ चला जाऊँगा और इसको पहले इंटरनेट से कनेक्ट करता हूँ मैं। ये मेरा लोग एक स्टैटिक आईपी है, इसको निकाल दूंगा मैं और अभी वाईफाई से कनेक्ट कर दूंगा। बगैर इंटरनेट के वो एक्टिवेट नहीं होगा। तो ये आ जाएगा ये। और एक बार मैं इधर देख लेता हूँ कि इसकी क्या कंडीशन है। सेटिंग्स में जाके मैंने लैन कार्ड बराबर सेलेक्ट किया कि नहीं, ठीक है। ये इसको निकाल देते हैं। स्टेटस पे जाते हैं। अभी ये रेप्लिकेट फिजिकल वाले को हम सेलेक्ट करेंगे। सेटिंग में जाके ओके, इसके बाद में अब हम जाएंगे हमारे राइट फैक्ट सर्वर पे। तो इसको आप यहाँ पे क्लिक करें, ये वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करें, इवैल्यूएशन लाइसेंस। यहाँ पे आपको ईमेल आईडी देनी पड़ेगी, जैसे कि मेरी ईमेल आईडी दे रहा हूँ 20@gmail.com, ठीक है। अब इसको कंटिन्यू करेंगे तो फिर से ये पूछेगा, आपका नाम पूछेगा। मेरा नाम डाल दिया मैंने, ईमेल आईडी डाल दिया, लाइक फिर से ओके। लगेगा कि नहीं पता नहीं, एक कैपिटल आ गया। और यहाँ पे फ़ोन नंबर, इसके बाद में आप डेजिग्नेशन डाल दो कि आप क्या काम करते हैं करके, और यहाँ पे एक्टिवेट पे क्लिक कर दो। तो एक्शन नॉट सक्सेसफुल, कारण क्या उसका मालूम है? कारण ये है भाई कि ये जो आइटम है इधर इंटरनेट नहीं आया। इसके लिए सबसे पहले तो आप देखो क्या इशू है। फायरवॉल ऑन है क्या? फायरवॉल को ऑफ करो।
ठीक है, अब एक बार चेक करते हैं इसका क्या स्टेटस आ रहा है। चेंज अकाउंट सेटिंग, यहाँ से तो एरर मार रहा है, कोई बात नहीं, ये DHCP पे पड़ गया है। इसको डिसेबल करते हैं, इनेबल करते हैं। यहाँ पे इंटरनेट आना चाहिए। वाईफाई आ गया अभी। तो यहाँ पे अब हम देखते हैं, इसमें जाएंगे और इसको फिर से एक्टिवेट करेंगे, वही प्रोसेस। अब इसको सेलेक्ट कर दो, कंटिन्यू, और यहाँ पे नाम डाल दो, ओके। फिर यहाँ फ़ोन नंबर, वो 8 कैरेक्टर होना, उधर 10 कैरेक्टर। इसको फिर से आप एक्टिवेट पे क्लिक करो, तो देखिए इसको एक्सेप्ट कर देंगे, ये एक्टिवेट हो गया, सक्सेसफुल एक्टिवेटेड। अभी इसके बाद में भी ये कॉन्फ़िगरेशन चलता रहेगा थोड़ी देर। अब आपको मैं दिखाता हूँ, इसको मिनिमाइज़ कर देता हूँ ओके करके। तो हमने जो इंस्टॉल किया है तो कुछ चीज़ें हमारे इसमें आ गई होगी। ये देखिए ओपन टेक्स्ट आ गया यहाँ पे, इसमें जो भी चीज़ें हमने सेलेक्ट करी थी वो सब आ गई। तो अब यहाँ पे हमको एंटरप्राइज फैक्स मैनेजर चाहिए। तो देखिए मेरा जो विंडो है, पहला विंडो PPT का, ये वाला, ये इस तरीके से ये आना चाहिए। तो अभी आया है क्या, वहाँ पे कुछ नज़र आ रहा है आपको? अब आ रहा है धीरे धीरे। अभी 2 चीज़ें आ गई, ये बढ़ती जा रही है क्योंकि ये इंस्टॉलेशन यहाँ पे चल रहा है, ये वाला। तो इस तरीके से गाइस इसको आप इंस्टॉल कर सकते हैं आसानी से, और यहाँ पे भी चीज़ें बढ़ती जाएंगी और सीख सकते हैं। आसान है, कोई बड़ा काम नहीं है। बाकी की चीज़ें मैं आपको आने वाले वीडियोस में बताऊंगा। इस वीडियो में इतनी ही इन्फॉर्मेशन, और आप सीखना चाहते हैं तो बेशक आपको तो ऑब्वियसली चैनल को सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा, और चैनल को सब्सक्राइब करें ज़रूर, ताकि आपको अपडेटेड वीडियोस मिलते रहेंगे। तो मैं यहाँ पे इस वीडियो को ख़त्म कर रहा हूँ। ये इंस्टॉल होगा तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ आएगी, ओके, जो कि हम आगे की वीडियोस में देखेंगे। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ आ जाएगी, और जैसा कि आप स्क्रीनशॉट पे देख पा रहे होंगे मेरा फर्स्ट वाले पे, तो वो सब होने में टाइम लगेगा। तो मैं इस वीडियो को यहीं ख़त्म कर रहा हूँ गाइस। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, टिल देन बाय बाय।